हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम एक वंडरफुल ड्रामा पढ़ेंगे जिसका नाम है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट हैज़ बिन रिटन बाय अ वंडरफुल आयरिश प्ले राइट J.M. Singe. This play was perhaps written between 1905 and 1907 और ये पहली बार परफॉर्म किया गया था थिएटर्स में इन द ईयर 1907। इस ड्रामा की सेटिंग है अराउंड आयरिश रूरल एरियाज़, मतलब गांव का इलाका है, और पूरा प्ले का जो टाइमिंग है वो महज 24 घंटे, मतलब इट्स इवन लेस देन 24 आवर्स। और इस प्ले में 3 एक्ट्स हैं जो जब मैं आपको आगे स्टोरी की समरी बताऊंगी तो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 ऐसा करके मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। जैसे जैसे हम स्टोरी आगे बढ़ेंगे, जो कैरेक्टर्स आते जाएंगे, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। द सेटिंग ऑफ द ड्रामा इज़ द कंट्री साइड, यानी गाँव का इलाका। कहाँ का? नॉर्थ वेस्ट ऑफ आयरलैंड। और ये कब का समय इस प्ले के थ्रू दिखाया गया है? इट्स अर्ली 1900s। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किया गया है इस प्ले में। इसे ड्रामेटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या डार्क कॉमेडी जैसे कैटेगरीज के अंदर रखा जा सकता है। ये ड्रामा J.M. सिंज का 6th प्ले है। इस प्ले का एक्ट 1 कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक लड़की है जिसका नाम है मार्गरेट फ्लैहर्टी, या उसे लोग पिजीन माइक के नाम से भी जानते हैं। वो एक बार में यंग बारमेड है। बारमेड कहते हैं उस लड़की को जो बार के बिहाइंड ड्रिंक्स सर्व करती है। एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ माइकल फ्लैहर्टी, एंड उस बार के मालिक भी माइकल ही हैं। उसकी शादी होने वाली है उसके सेकंड कज़न शॉन क्यॉग से। तो शादी के लिए क्या क्या सामान ज़रूरी होंगे उन सब की वो लिस्ट बना रही है। शॉन क्यॉग एक बहुत ही कायर आदमी है। उसके कैरेक्टर को बहुत ही कावर्ड दिखाया गया है, जो कि हर चीज़ से डरता है। जब शॉन आता है उस पब में तो उसे कहती है उसकी फियांसे, यानी कि पेजिन माइक आप कहिए या फिर मार्गरेट फ्लैहर्टी, वो कहती है कि शॉन, क्या तुम आज रात को यहाँ पर रुक सकते हो, क्योंकि मेरे फादर को अपने फ्रेंड्स के साथ वेक पे जाना है ना। व्हाट इज़ वेक? क्रिश्चियन में ऐसा होता है कि जब कोई आदमी मर जाता है और उसकी बॉडी को अगले दिन सुबह में या अगले दिन दफन करना होता है, बरी करना होता है, तो रात में लोग उस डेड बॉडी को वॉच करने के लिए उस वक्त जो जान पहचान के लोग होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं और रात भर वो उस मरे हुए आदमी के बारे में बातें करते हैं। माइकल फ्लैहर्टी यानी कि पेजिन माइक के फादर को जाना था, और उनके साथ साथ उनके 2 फ्रेंड्स भी हैं जो कि बार के रेगुलर कस्टमर हैं। उनका नाम है फेरल एंड फिली ओ क्यूलन। जब पेजिन माइक शॉन क्यॉग को बोलती है रुक जाने के लिए तो वो बहुत घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, बिना शादी के मैं तुम्हारे साथ अगर रात भर रुकूंगा तो फादर रैली क्या कहेंगे। एक्चुअली फादर कौन है? वो जो चर्च में जो फादर होते हैं, जो रिलीजियस पर्सन होते हैं, तो वो क्यों डर जाता है? वो एक्चुअली रिलीजन से, धर्म से डर रहा है कि बिना शादी की एक लड़की के साथ उसके घर में रहना ये कोई धर्म के खिलाफ काम ना हो जाए। सिर्फ वो अपनी फियांसे को रात भर अकेले उस बार में रहने दे सकता है, उसकी चिंता उसे नहीं है, पर उसे अपनी रेपुटेशन की चिंता है। सर्कमस्टांसेस ड्रामेटिस्ट ने इस तरह के क्रिएट किए हैं कि वो जो गांव है वहाँ पे कोई हीरो नहीं, कोई एक स्ट्रॉन्ग करेजियस पर्सन की जैसे कमी हो। फर्दर पेजिन इस बात से तो उसका माइंड अपसेट रहता ही है, और साथ साथ उसे ये भी पता चलता है शॉन जब रोड से गुजर रहा था तो बगल के डिच में, गड्ढे में उसे किसी आदमी के रोने की, कराहने की आवाज़ सुनाई दी, और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस गड्ढे में झांक के देख सके। पेजिन माइक और भी अपसेट हो जाती है, और तभी माइकल फ्लैहर्टी अपने बार में आ जाते हैं अपनी फ्रेंड्स जिमी और फिली के साथ। पेजिन अपने फादर को बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं रात भर यहाँ अकेले कैसे रहूँगी। वो जो शॉन क्यॉग है वो इतना बड़ा डरपोक है कि वो मेरे साथ रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब माइकल, फिली, जिमी ये सब शॉन क्यॉग को कन्विंस करना चाहते हैं तो वो उनसे बचते हुए, उनके बात को बिना सुने हुए दौड़ करके बाहर चला जाता है। और थोड़े ही देर बाद वो वापस उस पब में लौट करके आता है बहुत ही डरे हुए, और कहता है कि वो जो आदमी डिच में गिरा हुआ था ना, वो दौड़ रहा है, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो ये जो एक्ट 1 है इसमें पूरी सेटिंग उस गांव के पब की है जिसके मालिक माइकल फ्लैहर्टी रहते हैं। और शॉन क्यॉग के पब में घुसने की कुछ ही समय बाद वो आदमी भी आता है जो है क्रिस्टी महोन,
ही इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस ड्रामा, वो मेन कैरेक्टर है। ना ये क्रिस्टी महोन कौन है? अत्याचारी पिता का बेटा है। वो अत्याचारी पिता, उसको ओल्ड महोन करके रेफर किया गया है प्ले में। क्रिस्टी महोन की शादी एक विडो से करवा रहे थे, एक 45 ईयर ओल्ड वुमन से करवा रहे थे जिसका नाम कैसी था, जिसका वज़न 205 पाउंड्स था, एक आँख से अंधी थी और ठीक से चल भी नहीं पाती थी। और इस वजह से क्रिस्टी ने अपोज किया अपने फादर को कि नहीं, हम उससे शादी नहीं करेंगे। तभी उसके फादर ने गुस्से में आकर उसके ऊपर स्काइट कहते हैं, एक ऐसा कर्व टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट से ओल्ड महोन ने क्रिस्टी पे अटैक किया। वो हल्का घसक गया, कूद करके साइड हो गया और उसके बाद उसने एक लॉय उठाया और अपने फादर को सर पे बहुत ज़ोर से स्ट्राइक किया। इस तरह से स्ट्राइक किया जैसे उसको पूरा यहाँ से धक्का लगा और ये सब चीज़ जैसे कट गया हो। ओल्ड महोन और क्रिस्टी महोन के बीच जो फाइटिंग वो फार्म में हो रही थी, तो इस वजह से फार्मिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते उससे ही इन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया। नाउ क्रिस्टी को लग रहा था उसके फादर मर चुके हैं और इस वजह से पुलिस तो अब उसके पीछे आएगी उसको पकड़ने के लिए, तो वो लॉ से भाग रहा था। और जब पब में घुसता है तो एग्जैक्टली सच सारी बातें बता देता है कि मैं 11 दिन से भाग रहा हूँ, 11 दिन पहले मेरे लाइफ में ये सब कुछ हुआ। पेजिन माइक, जिसको कि अपने लाइफ पार्टनर में करेज की कमी लग रही थी, उसे लग रहा था ये कितना कायर है, उसे क्रिस्टी में एक करेजियस पर्सन दिखा जो कि अत्याचार को सहने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और यहीं पे माइकल को अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि वो भी नहीं चाह रहा था कि उसकी बेटी अकेले बार में रात भर रहे। तो बस वो बोलता है क्रिस्टी से कि तुम यहाँ पे काम करोगे, पॉट बॉय का काम करोगे। पॉट बॉय कहते हैं जो ड्रिंक्स वगैरह सर्व करता है बार में। तो इस तरह से उसे डबल बेनिफिट हो गया, उसे एक एम्प्लॉय भी मिल गया और उसके साथ साथ उसकी बेटी को अब रात भर अकेले डर करके रहने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब शॉन ये सब देखता है तब वो इनसिक्योर हो जाता है, उसे लगता है कि कहीं पेजिन इस क्रिस्टी को ना पसंद कर ले। तब वो आके कहता है कि चलो मैं आज रात तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। और तब पेजिन माइक गुस्सा के उसे कहती है नहीं नहीं तुम जाओ, तुम फादर रेली के पास जाओ। और इस तरह से सब लोग चले जाते हैं और पेजिन और क्रिस्टी अकेले रहते हैं। उस रात में काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशंस होती हैं इन दोनों के बीच और इसी बीच ऐसी कुछ बात होती है जिसमें पेजिन माइक ये कह देती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। नाउ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है एंड दैट्स विडो क्वीन। ये 30 ईयर ओल्ड वुमन रहती है जो अपने हस्बैंड को मार करके आई होती है और वो पब में एंटर करती है। एक्चुअली उस विडो क्वीन को भेजा होता है फादर रेली ने और शॉन क्योग ने, ताकि वो क्रिस्टी को थोड़ा अपनी तरफ सिड्यूस करे, अट्रैक्ट करे और पेजिन माइक और क्रिस्टी के बीच डिस्टेंस आ जाए। उसे शॉन और फादर ये सोचकर भेजते हैं कि वो क्रिस्टी को अपने घर ले जाए। और जब वो जाती है तो विडो क्वीन और पेजिन माइक के बीच झगड़ा होता है कि नहीं, एक कहती है, पेजिन माइक कहती है कि नहीं क्रिस्टी यहीं बार में रहेगा और उधर विडो क्वीन कहती है कि नहीं क्रिस्टी मेरे साथ मेरे घर जाएगा। फाइनली क्रिस्टी ये डिसाइड करता है कि नहीं मैं यहीं बार पे रहूँगा। लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है कि एक वक्त मुझे उस अत्याचारी पिता के पास रहना पड़ रहा था और आज उसको मार करके आए हैं, तो यहाँ पे दो दो इतनी सुंदर लड़कियाँ मेरे लिए लड़ रही हैं। तो वो सोचता है कि काश ये काम मैंने बहुत पहले कर लिया होता। एक्ट 2 स्टार्ट होता है अगले दिन सुबह से। क्रिस्टी एक लुकिंग ग्लास में अपना चेहरा देख रहा है। विडो क्वीन ने और माइक ने उसे जो अटेंशन दिया था उस चीज़ को सोच रहा है और उसके मन में लड्डू फूट रहे, वो बहुत खुश हो रहा है। और तभी गांव की 4 लड़कियां, लोकल लड़कियां जिनका नाम रहता है सुजन ब्रैडी, सारा तानसे, ऑनर ब्लैक एंड नेली मैक्लोगिन, वो लोग आती हैं और उस यंग मैन का, जिसके बारे में अभी तक पूरे गांव में चर्चा हो चुकी है कि वो बहुत ही करेजियस है और स्मार्ट है, उनसे मिलने के लिए ये सभी आती हैं। तभी वो देखती हैं कि इन लोगों को देखकर क्रिस्टी ने उस लुकिंग ग्लास को अपने पीछे वो छुपा रहा है। हंसने लगती हैं कि जिस आदमी ने अपने फादर को मारा, जिसके पास इतना करेज है, वो तो सचमुच में बहुत अच्छा लगता है देखने में। और विडो क्वीन और उन 4 लड़कियों के रिक्वेस्ट पर क्रिस्टी अपने फादर को मारने की कहानी फिर से दोहराता है। सारा तान से क्रिस्टी के लिए अपने फार्म से डक के अंडे भी लाती है। तभी वहाँ पर पेजिन माइक वापस आ जाती है और सभी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है। उसे थोड़ा जेलस फील हो रहा होता है और फिर वो क्रिस्टी को कहती है कि देखो, हमने तुम्हें प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन उन लड़कियों से दूर रहो। तो पिलर्स कहते हैं पुलिस को वहाँ पर। तो उन लड़कियों का उनके साथ यानी पुलिस के साथ काफ़ी बातचीत है, अच्छा रिलेशन है,
कहीं गलती से भी उन लोगों ने तुम्हारा जिक्र कर दिया तो फिर तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहता है कि क्या वो लड़कियां मेरा राज खोलेंगी। तो पेजिन माइक कहती है कि हु नोज़, इसलिए इट्स बेटर कि तुम उन लोगों से दूर रहो। ना जब पेजिन क्रिस्टी को एश्योर कर रही होती है कि ठीक है तुम पब में सिक्योर रहोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी वहाँ पे शॉन क्योक घुस जाता है। पेजिन को ये कह के पब से बाहर दूर भेज देता है कि तुम्हारी जो शीप है, भेड़े हैं, वो मिसबिहेव कर रही हैं। और जब उसे लगता है कि पेजिन अब दूर चली गई है, वो उसकी बातें नहीं सुन पाएगी, तभी वो क्रिस्टी को एक ऑफ़र देता है। ये अमेरिका जाने का 1 वे का टिकट है, एक फेरी का, और ये कुछ मेरे अच्छे कपड़े हैं, तुम ये सब ले लो और यहाँ से चले जाओ। क्योंकि शॉन क्योक को लग रहा था कि उसके और पेजिन माइक के शादी के बीच क्रिस्टी आ सकता है। क्रिस्टी उसके सारे नए कपड़े ले लेता है पर टिकट नहीं लेता है। तभी विडो क्वीन शॉन क्योक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। विडो क्वीन कहती है कि मैं क्रिस्टी से शादी कर लेती हूँ और बदले में शॉन क्योक को कहती है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मुझे दे दो, एक गाय दे दो और एक रैम दे दो। रैम होता है मेल शीप। और क्रिस्टी को तो अभी तक वो सारी बातें मन में है कि किस तरह लड़कियां इसे पसंद कर रही हैं, पहली बार लाइफ में उसे इतना अटेंशन मिल रहा है, और अभी तो शॉन क्योक ने उसे नए नए कपड़े भी ला करके दिए, तो वो सब पहन के वो काफ़ी खुश है और इधर से उधर उछल रहा है, डांस कर रहा है। तभी उसे कहीं ओल्ड मोहन दिख जाते हैं। दैट मीन्स कि वो घायल हुए थे, वो मरे नहीं थे, और वो उसी पब के आसपास भटक रहे होते हैं क्रिस्टी को खोजते हुए। उनको देखते ही क्रिस्टी दरवाजे के पीछे छुप जाता है और तभी विडो क्वीन सारी बातें समझ जाती हैं और वो आकर के ओल्ड मोहन से कहती हैं कि जिस लड़के को आप खोज रहे हो, जिस लड़के को आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो बहुत ही फूल था, मूर्ख था और महिलाएं उस पर हंसती थी, वैसा कोई लड़का उसे मैंने कोस्ट के पास जाते हुए देखा है। मतलब वो जानबूझ के ओल्ड मोहन को थोड़ा दूर भेज देती हैं ताकि क्रिस्टी को कुछ टाइम मिले ये सोचने के लिए कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर क्रिस्टी विडो क्वीन के सामने जाके गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ पेजिन को मत बताना कि मेरे फादर जिंदा हैं। तो विडो क्वीन कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्रिस्टी इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली में पेजिन माइक से बहुत प्यार करता था और उसको जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ रहेगा वो उसको नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो विडो क्वीन को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी विडो क्वीन कहती है कि ठीक है तुम्हें पेजिन माइक से शादी करनी है तो तुम उसी के साथ रहना, मुझसे शादी मत करो, लेकिन इतना प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हारी शादी पेजिन माइक से हो जाती है तो तब फिर इस पब से मुझे कुछ चीज़ें वगैरह, कुछ प्रोविजंस, कुछ खाने पीने की चीज़ें, ड्रिंक्स सप्लाई करना चुपचाप। और जब क्रिस्टी यानी क्रिस्टोफर मोहन वादा करता है विडो क्वीन को कि ठीक है हम तुमको प्रोविजंस प्रोवाइड करेंगे, ड्रिंक्स वगैरह देंगे, तब जा कर के क्वीन ये वादा करती है कि हम तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देंगे। नाउ एक्ट 3 स्टार्ट्स। दिस एक्ट ऑल्सो टेक्स प्लेस ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द सेम डे। मतलब कि पिछली रात को क्रिस्टी वहाँ आया है, वो था एक्ट 1। अगले दिन सुबह दैट इज़ एक्ट 2, और उसी दिन का लेटर पार्ट दैट इज़ एक्ट 3, जिमी और फिली जो कि पेजिन माइक के फादर माइकल फ्लेहर्टी के दोस्त हैं, ये दोनों उस पब में हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से क्रिस्टी इस गांव के गेम्स में, स्पोर्ट्स में, सब में जीतता चला जा रहा है। और वो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो हमेशा अपने जो पिता को मारा है उस एक्ट को बार बार रिपीट करता है। और जब ये दोनों लोग बात कर रहे हैं तभी ओल्ड मोहन वापस आ जाता है लौटकर, और ये उन लोगों को दिखाता है कि देखिए मेरा सर कैसे फटा हुआ है, और उन्हें ये भी बताता है कि किस तरह से उनके बेटे ने उन्हें घायल करके वो उनका बेटा भाग गया। और तभी फिली को शक हो जाता है कि हो ना हो ये आदमी क्रिस्टी का पिता है। और तभी विडो क्वीन भी घुस जाती है और वो ओल्ड मोहन को देख के बहुत सरप्राइज, शॉक्ड हो जाती है, और जिमी और फिली को वो कन्विंस करना चाहती है कि आपको पता है ये आदमी पागल है, इसने जब से कहानी सुनी है क्रिस्टी की तब से ये अब अपने आप को क्रिस्टी का पिता बना रहा है। ये एक्चुअली उसका फादर नहीं है, ये एक पागल स्ट्रेंजर है जो इस गांव में कहीं से घुस आया है। जिमी आराम से क्वीन की बातों पर विश्वास कर लेता है, पर फिली का शक अभी भी ख़त्म नहीं होता है। तभी ओल्ड मोहन सुनता है कि बाहर में लोग किसी के लिए चीयर कर रहे हैं, कोई है बाहर जो गेम स्पोर्ट्स में काफ़ी जीत रहा है और वो ये मेरा बेटा है। तभी विडो क्वीन आके बोलती है कि कैसे तुम्हारा बेटा हुआ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा बेटा हर एंगल से लूज़र है, पर वो तो यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स गेम सब जीत रहा है, वो तो यहाँ का हीरो बना हुआ है। तुम सचमुच में पागल हो गए हो।
ओल्ड मोहन कुछ समय के लिए कन्विंस हो जाता है कि हाँ शायद वो पागल हो गया है, और फिर वो बाहर निकलता है। उसके पीछे पीछे जिमी और फिलिप भी बाहर निकलते हैं। क्रिस्टी उस पब में घुसता है और उसके चारों तरफ उसके एडमायरर्स हैं, प्रशंसक हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं और उसका प्यार पेजिन माइक भी है। लोग उसे गेम स्पोर्ट्स जीतने में उसे अवार्ड दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। पेजिन सभी लोगों को वहाँ से बाहर भेज देती है ताकि क्रिस्टी को थोड़ा रेस्ट मिल सके, उतने सारे अटेंशन से वो थोड़ा दूर हट सके। और अभी वो वक्त है जब वो काफ़ी सक्सेसफुल है और इस वजह से वो पेजिन को अपने कविता के माध्यम से, मतलब वो एक पोइटिक वे में उसे कन्विंस करता है खुद से शादी करने के लिए। और पेजिन माइक इसकी बहुत सारी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है, जैसे इसके करेजियस एक्ट्स से, इसके विनिंग स्पिरिट से, और ये किस तरह से बातें करता है पोइटिक एक अंदाज में। जब फाइनली वो उससे शादी के लिए पूछ रहा था और इतने अच्छे तरीके से पोइटिक वे में, तो वो सचमुच में हाँ कर देती है। और तभी माइकल एंटर करता है, यानी पेजिन माइक का फादर। और वो वेक पे गया था, रात भर जगा था, तो उसने ड्रिंकिंग भी की थी, तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो उसे शॉन सपोर्ट करके ला रहा था। तभी वो इन सारी बातों को सुनता है और पहले वो क्रिस्टी और अपनी बेटी की शादी के लिए राजी नहीं होता। फिर वो बाद में सोचता है कि अगर मेरी बेटी क्रिस्टी से शादी करेगी तो मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो इसी के जैसा करेजियस होंगे, स्मार्ट होंगे, और अगर शॉन क्योक से शादी करेगी तो शायद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन उसकी तरह कायर होंगे, कावर्ड होंगे। और तब इस ख्याल से वो डर जाता है कि नहीं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन स्मार्ट होने चाहिए, करेजियस होने चाहिए। और तब फिर वो अपनी बेटी यानी पेजिन माइक और क्रिस्टी की शादी के लिए राज़ी हो जाता है। और जैसे ही माइकल पेजिन माइक और क्रिस्टी की हाथों को ऐसे जोड़ता है कि ठीक है हम दोनों को शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं, तभी ओल्ड मोहन तीसरी बार घुस जाता है। उसके साथ एक बड़ी भीड़ है और विडो क्वीन भी है। वो क्रिस्टी के पास आता है और उसे बहुत पीटने लगता है। क्रिस्टी सब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मोहन एक पागल अजनबी है, ये मेरा फादर नहीं है, मेरा फादर तो मर चुका है। लेकिन कोई भी क्रिस्टी पे भरोसा नहीं करता, इंक्लूडिंग पेजिन। वो सब लोग उसे मिलके पीटने लगते कि तुम एक झूठे हो, तुमने हम लोगों के भावनाओं के साथ खेला है, तुमने हमसे झूठ बोला है। और तभी क्रिस्टी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर यानी ओल्ड मोहन को वापस से मारने लगता है, लॉय से, वही इंस्ट्रूमेंट जिससे उसने पहले भी अपने फादर को मारा था। और उसे मारते मारते पब से बाहर निकाल देता है और फिर से एक ज़ोर सा ब्लो देता है उसके हेड पर इस बार भी उसका फादर नहीं मरता है। क्राउड ये देखकर बहुत घबरा जाती क्योंकि अभी तक वो क्रिस्टी के करेज की कहानियाँ उसने सिर्फ सुनी थी, इतना वॉयलेंस उन लोगों ने देखा नहीं था। तो जब हम कोई कहानी सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं या स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हीरोइक लगती हैं, लेकिन जब वो एक्चुअली हमारे सामने हो जाए, हमारे साथ हो जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो उतनी ही अच्छी लगेंगी। बहुत सारी चीज़ें होती जो रियलिटी में उतनी अच्छी, उतनी शानदार नहीं होती जितनी कहानियों में लगती है। तो जब तक वो क्रिस्टी की वो कहानी सुन रहे थे उन्हें वो बहुत हीरोइक लग रहा था, लेकिन जब वो सामने में उतना वॉयलेंस देखते हैं, क्रिस्टी को अपने फादर को मारते हुए देखते, तो वो बहुत घबरा जाते हैं। और तब ही माइकल फ्लेहर्टी को लगता है कि अब उनकी कम्युनिटी में कोई मर्डर वगैरह हो जाएगा और अगर पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हो जाएगी तो झूठ मूठ का उनकी कम्युनिटी पर पुलिस का एक अटेंशन पड़ जाएगा जो शायद उनकी कम्युनिटी के लिए परेशानी बन सकता है। और इसीलिए वो सब लोग मिल कर के खुद ही डिसाइड करते हैं क्रिस्टी को हैंग कर देंगे, उसे मार देंगे। और पेजिन इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो क्रिस्टी से कहती है आई विल किल यू, आई विल बर्न यू विथ फायर। क्रिस्टी उतना ही एग्रेसिवली लड़ता है और शॉन के पैर पे बाइट भी कर लेता है। अब लोग क्रिस्टी को दरवाजे की तरफ ले जा रहे हैं और उसे मतलब मारने की तैयारी कर उसके हाथ वगैरह को बांध दिया है। तभी ओल्ड मोहन बेचारा चोटिल था, उसको चोट लगी थी, वो रेंगता हुआ किसी तरह लड़खड़ाता हुआ पब में घुसता है और वो बोलता है कि मेरे बेटे क्रिस्टी को क्यों बांधा गया है। तभी माइकल कहता है कि देखिए हमें इस सिचुएशन का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, इसे खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि पुलिस का अटेंशन हमारी पूरी कम्युनिटी पर पड़े। और तभी ओल्ड मोहन के अंदर का पिता जाग जाता है, उसका पेरेंटल लव जाग जाता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। वो उसके हाथ में बंधी रस्सियों को ढीला कर देता है। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी क्रिस्टी बहुत बोल्डली कहता है कि हम घर तो जा रहे हैं पर अभी से इस फैमिली के कैप्टन हम होंगे और आप एक स्लेव बनकर रहेंगे।
और जाते जाते क्रिस्टी अपनी पब कम्युनिटी के लिए, जिसने उसे इन 24 घंटों में हीरो बनाया और फिर हीरो से ज़ीरो बना दिया, उसे मारने चले थे, उस कम्युनिटी के लिए ब्लेसिंग्स मांगता है। और क्रिस्टी के जाने के बाद शॉन जाता है पेजिन माइक के पास और अपने एंगेजमेंट की बात करता है, लेकिन वो उसे सर पे मार देती है और वो अपने शॉल को अपने ऊपर रख लेती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। वो क्रिस्टी को तो गुस्से में भेज दी, उसे लगता है कि क्रिस्टी ने उससे झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन एक्चुअली वो उससे सच में प्यार करने लगी थी और इसलिए वो रोते रोते ये बोलती है कि मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। आई हैव लॉस्ट द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो ट्रिक्स्टर, वो इंसान जो हमेशा प्लेफुल स्पिरिट के साथ रहा, हमारे साथ जितने भी घंटे रहा, बहुत खुशी से रहा और हम सभी के अंदर एक खुशी जिसने भर दी, उसको मैं हमेशा के लिए खो दी हूँ। सो हीरोइज्म इज़ समथिंग दैट हैपन्स व्हेन देयर इज़ some sort of reality, but at the same time there is some mystery, there is some fiction, there is some mythical element, plus generational strife को भी दिखाया गया और of course आयरलैंड के रूरल कल्चर को दिखाया गया है, वहाँ की थोड़ी सिंप्लिसिटी को भी दिखाया गया है और किस तरह वहाँ के लोग हीरोइक एटीट्यूड को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सो गाइज़, होप आपको ये प्ले अच्छे से समझ में आ गया हो और हाँ, इसे समझने के बाद आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हो तो मेरे UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर जाकर अपना डिज़ायर्ड अमाउंट भेज सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ऑफ द न्यू टॉपिक, टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।